डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उस पे अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस ट्यूटोरियल में हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। मीन्स कि हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो सेटलमेंट्स में वहाँ पे जो जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इंडस सिविलाइजेशन, और वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में जो लोग रहते थे, तो क्या वहाँ पर कोई सोशल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। मीन्स कि जो लोग रहते थे क्या उसमें रिच और पुअर जैसी उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हमें पता चल सकते हैं, जो एविडेंसेस हमें मिले हैं ज़मीन के अंदर से। उनके घर, उनके ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ करते थे, या किसी और आधार पे कोई डिफरेंस वहाँ की सोसाइटी में देखने को मिलता है, तो उसको हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बरियल्स। बरियल्स का मतलब जहाँ पे दफनाए जाते हैं लोग। तो इतना तो अंदाजा लग गया होगा आपको कि जो वहाँ पे डेड बॉडीज हैं उन्हें बरी किया जाता था ज़मीन के अंदर। तो आर्कोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं मतलब जो ज़मीन से खोद कर एविडेंसेस निकालने की कोशिश करते हैं पास्ट पीपल, उनके लाइफ से रिलेटेड हिस्ट्री को जानने के लिए, तो वो एक तरीका अपनाते हैं, मतलब मेथड्स अपनाते हैं कि वो पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या वेदर क्या वहाँ पे कोई सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस का मतलब जो लोग रहते थे उनके आपस के बीच में, उनकी वे ऑफ लाइफ को लेके, उनके थॉट्स एटसेट्रा, जो भी आप कह सकते हो, कल्चरल अप्रोच उनका जो था जीवन के प्रति। और इकोनॉमिक का मतलब हो गया कि हाउ डिड दे अर्न, यानी यहाँ पे रिच और पुअर की हम बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में हमें पता लगाना है। कहाँ पे रहने वाले लोगों की? जहाँ पे कोई पार्टिकुलर कल्चर फॉलो होती है, और ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि यहाँ पे कल्चर का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हो। यहाँ पे कल्चर का मतलब क्या होता है वो हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमने क्या बताया था आपको, जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं किसी एरिया में मिलते हैं, किसी टाइम पीरियड में मिलते हैं, वो वहाँ के कल्चर को बताते हैं। तो जो वो तरीका अपनाते हैं उस तरीकों में एक तरीका है बरियल्स, यानी ये पता लगाने की कोशिश करिए कि वो लोग किस तरह से दफनाते थे डेड बॉडीज को, और वहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं। तो वो उनके बरियल कल्चर से भी काफ़ी कुछ पता चल सकता है। तो शायद आप इस चीज़ से परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे कि मैसिव पिरामिड्स, मतलब जो पिरामिड्स तो आप जानते ही हैं, दुनिया के आश्चर्य हैं। बड़े बड़े विशाल मैसिव पिरामिड्स इजिप्ट में देखने को मिलते हैं, और इजिप्शियन कल्चर जो है वो कंटेम्प्रेरी कल्चर मानी जाती है। उसमें से कुछ जो है वो कंटेम्पोरेनियस थे। कंटेम्पोरेनियस मतलब होता है कि साथ साथ के थे। साथ साथ का मतलब समकालीन थे। समकालीन का मतलब जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ रहते थे उसी समय इजिप्ट में भी जो कल्चर फॉलो हो रही थी, वहाँ के लोग रहते थे। तो वहाँ वो क्या करते थे वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, सॉरी पिछले जो 11वीं क्लास के हिस्ट्री में स्टडी किया था हमने। तो समकालीन चल रहा था सब। वहाँ पे पिरामिड्स बिल्ड होते थे, यहाँ पे नहीं थे। तो हम जानते हैं कि जो पिरामिड्स हैं वो भी बरियल्स ही हैं। और वहाँ पे कुछ रॉयल बरियल्स भी पाए गए हैं इजिप्ट में, जहाँ पे मतलब राजा महाराजा और उनके परिवार के लोगों को दफनाया जाता था। और जब पिरामिड्स यानी जो बरियल्स हैं, जब उनको मतलब उनके अंदर से जो चीज़ें मिली हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वहाँ पर वेल्थ मिली है। मतलब जो पिरामिड्स हैं तो उनके अंदर मतलब डेड बॉडी दफनाई जाती थी, तो उनके अंदर जो है डेड बॉडी के साथ साथ बहुत सी वेल्थ, मतलब कि ऑर्नामेंट्स हो गए और भी कीमती चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो क्या हड़प्पन कल्चर में भी ऐसा कुछ था? जब हम बरियल्स की बात करते हैं तो जो हड़प्पन साइट्स, मतलब हड़प्पा में खुदाई की जो डिफरेंट डिफरेंट जगह हैं, वहाँ की साइट्स हो गई, वहाँ की सिविलाइजेशन रिलेटेड। तो जो डेड थे उन्हें जनरली पिट्स में ले किया जाता था, यानी उन्हें वहाँ दफनाया जाता था। पिट्स का मतलब गड्ढे खोद के, जैसे आज भी है। जो सनातन संस्कृति है, जिसे आप हिंदू संस्कृति करते हैं, उसमें तो जलाने का प्रावधान है, तो वो तो सब कुछ खत्म हो जाता है तुरंत। लेकिन जहाँ पे बरी किया जाता है, जैसे अदर कल्चर, जैसे इस्लाम हो गया या क्रिश्चियनिटी हो गई, तो वहाँ दफनाने की प्रथा है। तो जो खुदाई में जो कुछ भी मिला उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि समटाइम्स, कभी कभी, देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वाज मेड। जिस प्रकार से जो बरियल पिट है, मतलब जो खोदा जाता था, जो पिट है ना, गड्ढा जिसमें इसको दफनाना है, जो कब्र खोदी जाती थी, या गर्त आप कहते हैं पिट को, तो पिट के शेप में ही, पिट के फॉर्म में ही हमें अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि एक तो सीधा है कि आपने मिट्टी में खोद दिया, दूसरा यह है कि आप इसकी जो पिट है इसके किनारे 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 आप कुछ पक्का बना सकते हैं। और आप देखते हैं कहीं ना कहीं लोग समाधि बना देते हैं, ऊपर जो है बनी रहती है, लोग जानते हैं यहाँ पे किसी की डेड बॉडी थी। तो वो अंतर ये था कि इन सम इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पे हॉलोड आउट स्पेसेस, मतलब चूंकि जब आपने पिट बनाया है तो नीचे जो खाली जगह है जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाएगा, तो वो लाइंड विद ब्रिक्स। अब आप ध्यान रखिए कि जो पिट के फॉर्म में हमें डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ पिट्स जो हैं वो उनमें अपना दफना दिया, अब कुछ को ब्रिक से किनारे किनारे उसको लाइनिंग की गई थी, ब्रिक्स से किनारे किनारे उसको दीवार हल्की सी खड़ी की गई थी। कुड दीज वेरिएशंस बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंस? तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ पिट जो है विदाउट लाइनिंग ऑफ ब्रिक्स हैं, और कुछ पिट जो हैं वो लाइनिंग ऑफ ब्रिक्स हैं? कुछ का मतलब है ज्यादातर विदाउट लाइनिंग ब्रिक्स हैं, और कुछ विद लाइन ब्रिक्स हैं। तो क्या इससे पता चलता है, कोई वेरिएशन देखने को कह सकते हैं कि वहाँ पे दफनाने में भी डिफरेंसेस था? और ये क्या सोशल डिफरेंसेस की तरफ इंडिकेशन करता है कि भाई जिनकी लाइनिंग रही होगी वो शायद हो सकता है कि रिच पीपल रहे हों?
और जो साधारण रहे होंगे उनकी कब्रें ऐसी मिली हैं विदाउट लाइनिंग ऑफ ब्रिक्स। तो ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, हम पक्का नहीं कह सकते, है ना। जस्ट कीप इट इन माइंड, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। अब आते हैं कि उन्हीं ग्रेव्स में क्या है कि कंटेन पॉटरी। कुछ ग्रेव्स में पॉटरी मिली है, मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और शायद ये इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि ये यूज किए जाते थे, मतलब उनका ये विश्वास रहा होगा कि आफ्टर लाइफ में यूज किए जाते होंगे। मतलब जो आदमी डेड हो गया है, मर गया है, वो जीवित होगा और तब उन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जो पिरामिड में जो बॉडी दफनाई जाती थी, उनके साथ जो चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे भी आफ्टर लाइफ में बिलीव होता होगा। आज ये सब कुछ नहीं है। तो ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स, तो ज्वेलरी मिली है, मतलब वहाँ पे जेवरात मिले हैं बरियल्स में। और ये भी ध्यान रखना है कि बोथ मेन एंड वीमेन, यानी जहाँ औरतों को दफनाया जाता था या आदमी को दफनाया जाता था, दोनों के साथ ही ऑर्नामेंट्स मिले हैं। इनफैक्ट वास्तव में कहें तो इन द एक्सकेवेशंस एट द सेमेट्री इन हड़प्पा, यानी हड़प्पा में जो शमशान, आप कह सकते हो कि कब्रिस्तान, शमशान तो नहीं होगा, तो हड़प्पा में जो सिमेट्री मिली है, मतलब जहाँ पे इस तरह के बरियल्स मिले हैं 1980s की खोज में, क्योंकि देखिए एक्सकवेशंस चलते रहते हैं वहाँ पे आज भी। तो एन ऑर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 सेल, तो वहाँ एक डेड बॉडी के साथ ऑर्नामेंट मिला है। वो जेवरात किससे बने हैं, वो ऑर्नामेंट किससे बने हैं, वो बने हैं 3 सेल रिंग से, यानी जो शंख होते हैं उनके 3 छल्ले मिले हैं। जैस्पर मिला है, मतलब ये भी एक सेमी प्रेशियस स्टोन है, मतलब पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि जैसे कोई मणि हो, लेकिन ये भी एक प्रेशियस स्टोन है, कीमती पत्थर। और मनके मिले हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीट्स, और इसके अलावा छोटे 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 दाने मिले हैं, मतलब मनकों के दाने मिले हैं जिनसे माला बनाई जा सकती है। ये मिले हैं स्कल ऑफ अ मेल, मतलब एक पुरुष है, उसकी डेड बॉडी में उसकी स्कल के आसपास मिले हैं, मतलब पैर के आसपास नहीं मिले हैं, कहने मतलब स्कल के आसपास मिले हैं। इन सम इंस्टेंसेस कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मिले हैं जहाँ पे जो डेड हैं उन्हें बरी किया जाता था विथ कॉपर मिरर, मतलब वहाँ पे शीशे उनके साथ रखे जाते थे जो कॉपर के बने हुए होते थे। बट ऑन द होल, लेकिन हम कुल मिला के जिस निष्कर्ष पे पहुंचे पहुंचे हैं, वो निष्कर्ष ये है कि इट appears दैट द हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन burying precious थिंग्स विद द डेड। तो इतना पढ़ने के बाद आपको जरूर ये याद रखना है कि डिड नॉट बिलीव इन burying precious थिंग्स विद द डेड, ये कॉमन बिलीफ उनका, हमें ये लेके चलना है, ये नहीं लेके चलना है कि दे यूज टू बरी, दे यूज टू बरी, इट हैज़ बीन फाउंड, बट येट जो जर्नल, जो अभी तक जो आर्कोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस निकाल पाए हैं, कंक्लूजन वो ये है कि नॉर्मली ऐसा नहीं था कि वो चीज़ों को दफनाना, जो डेड बॉडीज के साथ दफनाना पसंद करते थे कीमती चीज़ों को। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम किस प्रकार से बरियल्स हमें हेल्प करते हैं मदद करने में, जानने में कि क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। इसकी तुलना आप आज से कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे बरी किया जाता है, तो मेरे ख्याल से तो यही है कि जहाँ भी बरियल्स हैं, कब्रिस्तान हैं, सिमेट्रीज हैं, तो वहाँ नॉर्मली अंदर जो कुछ होता है वो तो सबके लिए शायद नॉर्मल ही है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो। हाँ, उसके ऊपर क्या आप स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कोई धनी व्यक्ति रहा होगा, लेकिन अंदर कुछ लाइनिंग जैसा ऐसा कुछ होते नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लग्जरीज अगर हमें मिल रही हैं तो उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई सोशल डिफरेंस वहाँ था कि नहीं था। जैसे आज है तो भाई जो कॉमन पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके घर, उनके कपड़े, किस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मली उनकी डाइट में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उनके पास गाड़ी घोड़ा कार ये सब एक्सेट्रा है कि नहीं है, मोबाइल्स सिंपल यूज करते हैं, बैंक बैलेंस कितना है, कोई पॉलिसीज उनके पास है कि नहीं है, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्सेट्रा। तो पैसे वाले, कमजोर, तो ऐसा हर समाज में देखने को मिलता है, उस समय भी रहा होगा। तो लुकिंग फॉर लग्जरीज, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं क्या उनमें यूटिलिटी वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो सामान्यतः हमारी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं क्या जो बहुत ही कीमती माने जा सकते हैं, वो भी मिले हैं क्या। तो अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस, तो अगर आपको किसी भी कल्चर को, किसी भी सिविलाइजेशन के सोशल डिफरेंसेस को पता करना है, तो दूसरा जो तरीका है, स्ट्रेटेजी है, वो है लग्जरीज पता करिए। मतलब हमारी जो दैनिक ज़रूरत को पूरा करने वाली चीज़ें हैं, उनके ऊपर हमारी लाइफ को और सुख समृद्ध बनाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, तो वो है कि आप सोशल डिफरेंसेस के लिए आर्टिफैक्ट्स को आप स्टडी करिए। आप जानते हैं ना, आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो उस समय कल्चर, जहाँ जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं या इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, तो उस समय मनुष्य के द्वारा बनाई गई जो पुरानी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं खोज में नीचे ज़मीन के अंदर, वो हैं आर्टिफैक्ट्स, पुरावस्तुएं इन्हें हम कहते हैं। तो उनको काफ़ी कुछ मिला है उसमें से, तो उससे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, मतलब वो जो चीज़ें मिली हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं 2 प्रकार से। एक तो हो गया यूटिलिटेरियन, एक हो गया लग्जरीज। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि जो उपयोगी वस्तुएं हैं, लग्जरीज का मतलब होता है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद हमारे शौक और हमारे को, हम अपनी कंफर्ट के लिए कौन से और चीज़ों को यूज़ करते हैं।
द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़। तो देखिए यूटिलिटेरियन की बात यह है कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डेली यूज़ के थे और वो जो बने होते थे वो जनरली ऑर्डिनरी मटेरियल के बने होते थे, जैसे पत्थर के बने हों, मिट्टी के बने हों, और उसमें क्वंस पाई गई हैं, मतलब चक्कियाँ पाई गई हैं जिनमें मतलब पीसा जाता होगा अनाज वगैरह को, और पॉटरी पाई गई है, मिट्टी के बने बर्तन पाए गए, नीडल्स पाई गई हैं, फ्लैश रबर्स, है ना। जो अब जैसे मान लीजिए हम नहाते समय जो आप रबर्स या स्क्रबर्स आप कहते हो उनको यूज़ करते हो, तो रगड़ते हो अपनी बॉडी को साफ़ करने के लिए, और ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो ये इन्हें कहा गया है कि दीज आर द बेसिक नेसेसिटी रिलेटेड थिंग्स एंड आई यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगभग लगभग बस्तियों में हर जगह मिल गई हैं। आर्कोलॉजिस्ट अज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज इफ़, और आर्कोलॉजिस्ट की नज़र में वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो वहाँ से मिली हैं लग्जरी के अंतर्गत आएंगी अगर वो उन चीज़ों से बनी हो जो रेयर है, मतलब मेड फ्रॉम कॉस्टली एंड रेयर, जो चीज़ें जनरली नहीं मिलती हैं उनसे बनी हो, महंगी हो। अरे सिंपल भाषा में कह देते हैं कि हम इंडियन मेड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और कोई आपका अमेरिका से इम्पोर्टेड है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। तो इजली अवेलेबल है तो लग्जरी में नहीं है, और नॉन लोकल मटेरियल से बना हो, वही जो मैंने इम्पोर्टेड वाला एग्जांपल दिया आपको कि उन चीज़ों से बना हो जो वहाँ पे नॉर्मली ना मिलती हो, और जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और टेक्नोलॉजीज भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज हो। अब आप ध्यान रखिए, यहाँ पे कई पॉइंट्स बना सकते हैं कि लग्जरी में आर्कियोलॉजी के हिसाब से वो चीज़ें शामिल होती हैं जो नॉन लोकल मटेरियल से जनरली बनती हैं, कॉस्टली मटेरियल से बनती हैं, टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और रेयर मटेरियल से बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ छोटे छोटे बर्तन मिले हैं जो फैन से बने हुए हैं। अब देखिए ये जो मटेरियल है ये बालू और बालू के कणों और सिलिका, मतलब जो नॉर्मली पृथ्वी पे लगभग लगभग मटेरियल्स में मिलता है, तो उसमें कलर मिक्स कर दिया और गम मिक्स कर दिया, मतलब उनमें चिपचिपे पदार्थों को मिक्स कर दिया, उसके बाद उन्हें आग में पका दिया या आग का यूज़ किया, तो वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी मानी गई है। उससे बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट हैं, तो उन्हें शायद प्रीशियस माना जाता था, कीमती माना जा सकता है, और उन्हें बनाना मुश्किल था। आसान सी चीज़ कहाँ लग्जरी में आती है, लग्जरी में तो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जाती है ना। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो देखिए अब ये इस तरीके से सोशल डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि भाई किन्हीं घरों में अगर लग्जरी वाली चीज़ें मिली हैं, ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो महंगे हैं, रेयर हैं, अब कुछ घरों में, मतलब ज़्यादातर घरों में अगर नॉर्मल यूटिलिटेरियन वाली चीज़ें मिली हैं, तो निश्चित है कि समाज में गरीबी अमीरी रही होगी। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, सिचुएशन जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मतलब समझ के परे चली जाती है। वी फाइंड वॉट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली, क्योंकि हमें वहाँ पर जब ऐसी वस्तुएं मिलनी शुरू हो जाती हैं जो डेली यूज़ की हैं। अब डेली यूज़ के मतलब ये है कि नॉर्मली हम उन्हें यूटिलिटेरियन कहते हैं, यूटिलिटी वाली जो ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, लग्जरी से बाहर रखते हैं। तो इसमें स्पिंडल मिले हैं, मतलब तकली मिली है जिससे जो है वो जो काता जाता है और धागा बनाया जाता है, चरखे वगैरह में यूज होता था, आपने देखा होगा, और अब तो सब मशीन से होता है। तो ये रेयर मटेरियल से वहाँ पे बनी हुई मिली हैं, फैन से बनी हुई है, मतलब द सैंड, सिलिका, गम एंड कलर, और फायर करके इनको बनाया जाता था। डू वी क्लासीफाई दीज एज यूटिलिटेरियन और लग्जरीज? अब दिक्कत यह है कि हम इन्हें यूटिलिटेरियन यानी यूटिलिटी और रिलेटेड ऑब्जेक्ट कहें या लग्जरी रिलेटेड ऑब्जेक्ट कहें। अब स्पिंडल्स जो है वो नॉर्मल घरों में भी यूज होता होगा, लेकिन अब यहाँ पे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ मिला है, तो अब क्या करें, इसको कहाँ रखें? तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाती है। इफ़ यू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, अब ये बात आती है कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो ओल्ड जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ मिले हैं खुदाई में, उन्हें हम, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, क्या वो सेम हर जगह थे या अलग अलग थे? तो वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स, तो जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते हैं, जो वैल्यूएबल मटेरियल से बनते थे, कीमती मटेरियल का यूज़ करके बनाया जाता था, तो जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेटलमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि बड़े बड़े सिटीज़ में, अब आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मोहनजोदारो है, दूसरे नंबर पे हड़प्पा है, तो वहाँ पर ये कंसंट्रेटेड है। कौन? जो कीमती ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी लग्जरी वाले, एंड रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स, और ये स्मॉलर सेटलमेंट्स में बहुत मुश्किल से, बहुत कम, बहुत रेयर मिलते हैं। उदाहरण के लिए मिनिएचर पॉट्स ऑफ फैंस, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे जो पॉट्स हैं फैंस के, परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बोटल्स, हो सकता है उनमें सुगंधित पदार्थों को रखा जाता होगा, तो वो मोहनजोदारो में मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। अब देखिए ये जो है एक लग्जरी आइटम है जो यहाँ पे बनाया है, इन्होंने बताया इन्होंने कि ये जो बोतल छोटे मिनिएचर पॉट्स हैं, एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स। अब देखिए ये जो मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, अब कालीबंगन जो है वो उनसे छोटा है, छोटी बस्ती वहाँ मिली है, वहाँ पे ऐसा कुछ फ्रांस की इस तरह के पॉट मिले ही नहीं है।
जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिले। इसका मतलब ये जैसे हमारे यहाँ मुंबई है ना, कोलकाता है भैया, चेन्नई है, दिल्ली है, तो वैसे उस समय की मोहनजोदड़ो हड़प्पा को समझिए आप। तो भाई वहाँ पे आपको जितना रिच मटेरियल मिल जाएगा, कल को सब कुछ खत्म हो गया, 1000 2000 3000 4 साल 4000 साल बाद जब खुदाई वगैरह हुई, तो पता चला सब जमींदोज हो गया, पृथ्वी के अंदर चले गए सबके सब शहर। तो खुदाई में आप बताइए कीमती चीजें ज्यादातर कहाँ मिलेंगी? इन्हीं जगहों पे मिलेंगी, मेट्रो सिटीज में। भयंकर भयंकर अरबपति यहीं तो रहते हैं। इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें भैया, तब भी था और अब भी है। वो तब भी रेयर था और आज भी रेयर है। एक चीज हमें जो कनेक्ट करती है, गोल्ड वो लोग जानते थे, तब भी उनके लिए भी कीमती था, बेशकीमती, और हमारे लिए भी। ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंडेड हड़प्पा साइट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम होल्ड्स। और ये भी आपको याद रखना है कि आ, जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी मिली है वो हड़प्पन साइट से जो मिली है वो होल्ड से मिली है। होल्ड का मतलब ये है कि मतलब आप जो है किसी चीज को किसी बर्तन वगैरह में, किसी पात्र वगैरह में आपने भर के रख दिया। मतलब होल्ड का मतलब होता है कि भंडार करना, डेली यूज में जो आप यूज कर रहे हो वो नहीं है, आपने उसको रखा हुआ था, स्टोर करके रखा हुआ था, भविष्य में हमारे काम आएगा। तो वहाँ पे होल्ड्स में वो मिला है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, होर्ड्स इन्हें संचयन कहा जाता है, यानी कि जिन्हें भंडार करके रखा गया था। तो इनमें वो ऑब्जेक्ट शामिल थे जो लोगों ने संभाल कर रखे थे और कंटेनर्स में रखे थे, पॉट्स में रखे थे। और ये होल्ड ज्वेलरी के हो सकते हैं, मेटल ऑब्जेक्ट्स के हो सकते हैं। इन्हें रीयूज के लिए रखा गया होगा कि मतलब अभी हमने रख दिया है और बाद में हम इनको निकालेंगे और इन पे कोई ना कोई वर्क करेंगे। तो ये मेटल वर्कर से रिलेट किया गया है, जैसे सुनार है। तो उनके यहाँ भाई सोना काफ़ी ज़्यादा वो स्टोर करके रखते हैं और उनसे करेंटली ज्वेलरी बनाते रहते हैं और फ्यूचर में भी ज्वेलरी बनाते रहते हैं। तो उस टाइप से होल्ड्स मिले हैं। इफ फॉर सम रीजन द ओरिजिनल ओनर्स डू नॉट रिट्रीव देम, और जिन्होंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, अब पता चला कि किसी कारणवश ओरिजिनल जो ओनर्स हैं उन्हें रिट्रीव नहीं कर पाते, मतलब उन्हें वो यूज़ नहीं कर पाते, उन्हें वो प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है, तो दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट। तो ये वैसे के वैसे वहीं पड़े मिल रह जाते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट को मिल जाते हैं। तो कोई कंटेनर मिला और कंटेनर में ज्वेलरी मिल गई। अब जानते हैं कि जो ज्वेलरी होती है नॉन रिएक्शनरी मटेरियल है, जैसे गोल्ड वगैरह है, तो वैसा का वैसे मिल जाएगा वो। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। और थोड़ा सा ये देखिए, ये बर्तन है ना, इनके ऊपर देखिए नक्काशी भी की गई है। फैन स्पॉट है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से इसे आप किस पे रखेंगे? लग्जरी में रखेंगे, ठीक है। और ऊपर देखिए आप, ये है मिरर है जो कॉपर का बना हुआ है। और ये तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में ही स्टडी किया था सब कुछ। और यहाँ पे एक चीज़ और हम स्टडी करते हैं। देखिए ये है कॉर्न, ये थोड़ा सा इस शेप में बना हुआ है, इसलिए इसको सेडल कर्ण कहा गया है। और ये पत्थर है, इससे इस पे रख के पीसा जाएगा। इसके बारे में क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब भोजन वगैरह पकाने की तैयारी करते हैं, तो उसमें बहुत से प्रोसेस यूज होते हैं। उसमें ग्राइंडिंग इक्विपमेंट भी है, जैसे आजकल मिक्सचर काफी यूज होता है ग्राइंडर के रूप में। तो ग्राइंडिंग इक्विपमेंट है प्लस वेसल्स, मतलब ऐसे जहाँ पे मिक्सिंग होगी, जहाँ पे ब्लेंडिंग होगी, कुकिंग होगी। तो भैया उस समय भी तो चलता था, तो उस समय भी तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले होंगे। तो ये उस समय जो स्टोन से बने होते थे या मेटल से बने होते थे या टेराकोटा से बने होते थे। टेराकोटा का मतलब वही जो मिट्टी से बनाए हुए बर्तन जिन्हें पका दिया गया हो। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट्स। तो ये जो नीचे दिया गया, इसको जो हम पढ़ेंगे, ये एक रिपोर्ट है, मतलब उस समय जब खुदाई के समय जो रिपोर्ट का हिस्सा है, जब मोहनजोदड़ो में खुदाई चल रही थी, तो जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें का एक पार्ट है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सेडल कंस, जो मैंने आपको नीचे बताया, आर फाउंड इन कंसिडरेबल नंबर्स। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिली हैं। एंड दे सीम टू हैव सीन बीन द ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। तो ये सीरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ की जाती होंगी। और एक यूटिलिटी यानी यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट, मतलब ये माने जाएंगे चीज़ें। तो अब अनाज के लिए जो ग्राइंडिंग आपको करनी है तो भाई बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए वो एज अ रूल रफली मेड ऑफ या तो हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक के बने होते थे या सैंड स्टोन के बने होते थे। सैंड स्टोन तो थोड़ा सा कोमल होता है। और जो मिले हैं कॉन्स वगैरह, उनसे पता चलता है कि उन्हें काफ़ी यूज किया गया है। आपके यहाँ सिलबट्टा नहीं होगा, अब तो मिक्सचर यूज होने लगा है, तो वो भी एक प्रकार से आप समझिए कॉर्न ही है, मसाला वसाला पीसने का काम आता है। ओखली भी मिली है उस समय की, लेकिन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना, जितना जरूरी हो इसी पे चिपक के रखना है जो लिखा गया है। ग्रिटी का मतलब थोड़ा सा कंकड़, ककरीला, मतलब बहुत ही रफ, मजबूत, रफ सरफेस जो है। और जो उनका बेस होता था यूजुअली कॉन्वेक्स होता था, जो मैंने आपको बताया इस टाइप से ना, तो इस पे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके पीस लेते होंगे। और ये या तो अर्थ पर सेट किए गए होंगे या मिट्टी का कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बना के उन पे इनको सेट किया गया हो, जिससे रॉक ना करें, हिले ना। है ना, जमीन पे रख देंगे तो हिलेंगे, तो या तो जमीन के अंदर थोड़ी सी खोद के सेट कर दिया या मिट्टी का कोई प्लेटफॉर्म बनाया उस पर सेट कर दिया, इस टाइप से। टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, दो प्रकार के कॉर्न्स मिले हैं। दोज ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन वाज पुश्ड। तो एक तो वो कॉर्न है जिसमें दूसरा स्टोन जो है वो पुश किया जाता था या रोल किया जाता था टू एंड फ्रो, यानी जो अभी हमने ये बताया यहाँ पे कि टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे इस तरह से पत्थर को चलाया जाता था पीसने के लिए। ऊपर जो ऊपर वाला पत्थर है, ये जो है ये, है ना,
ये आपका जो है नेदर स्टोन हो जाएगा, ये आपका ऊपरी वाला पत्थर हो जाएगा। तो इसे ऐसे ऐसे करके जब चलाएंगे तो अनाज इस पे रखा रहेगा तो पिसेगा और इसमें भी जगह बनती चली जाएगी, ये भी घिसता चला जाएगा। और जो दूसरा जो है वो जो क्वर्न है, पीसने वाला ग्राइंडिंग जो इक्विपमेंट है ना, उसमें क्या होता है कि स्टोन वाज यूज्ड एज पाउंडर। पाउंडर माने कूटना। जैसे हमने चाय की दुकान वगैरह देखा होगा, अदरक वदरक कूटते हैं, ओखली जैसी बनी रहती है ना इस पे, और ऊपर से एक लेके जो है उसे इसे अंदर तो कूटते हैं, इवेंचुअली मेकिंग लार्ज कैविटी इन द नेदर स्टोन। तो जो नीचे वाला स्टोन है उसमें जो है कैविटी बन जाती थी कूटते कूटते। तो क्वर्न्स ऑफ फॉर्मर टाइप ऑफ प्रोबेबली यूज सोली। तो जो पहला वाला जो क्वर्न है वो अनाज के पीसने के रूप में यूज होता था, और दूसरा वाला जो है वो शायद इसलिए यूज होता था कि वो जो जड़ी बूटियां वगैरह हैं, मसाले वगैरह है ना, तो सब्जी बनाने के लिए उनके लिए यूज किया जाता था, रसी वगैरह तरी वगैरह बनाने के लिए, कूटने के लिए। तो आज भी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ इसके रूप में तो मिक्सचर यूज होता है जो ये वाला चीज़ है ना, लेकिन गांव देहात में आपको सिलबट्टा मिल जाएगा, लेकिन वो सिलबट्टा थोड़ा सा फ्लैट होता है। लेकिन जो पाउंडर है ये तो आपको घरों में मिल जाएगा। घरों में चाय वगैरह बनाना तो हमेशा मिक्सचर में थोड़ी अदरक को पीसेंगे। इनफैक्ट वास्तव में कहा जाए स्टोन्स ऑफ दिस लेटर टाइप, जो दूसरा वाला है इसको करी स्टोन ये वाला जो है करी स्टोन आप कह सकते हो, बाय आवर वर्कमैन। हमारे जो वर्कमैन है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो उस समय की रिपोर्ट से रिलेटेड है ना, तो हमारा जो एक वर्कमैन है जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, खुदाई में साथ दे रहे हैं, आवर कुक आज, तो हमारा जो कुक है जो हमारे लिए वहाँ पे खाना वाना पकाता है, तो उसने कहा कि भाई लोन ऑफ वन। तो इसमें जो है बताइए कितना कीमती, मतलब कितना इसका आप कह सकते हो कि आर्टिफैक्ट है एक प्रकार से। बाजार में आप जाकर खरीद लाते हो, खुदाई के अंदर से हजारों हजार साल पुराना जो मिला है यहाँ पे करी स्टोन है ना, तो कहा मुझे एक दे दो म्यूजियम से, मैं किचन में यूज करूंगा लोन के रूप में, मतलब बाद में वापस भी कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फन हो गया और पता चलता है कितना वहाँ पे ये रियल रहा होगा, तभी तो उन्होंने लिखा। ये अर्नेस्ट मैकके का लिखा गया है और ये 1937 में खुदाई के दौरान लिखा गया है। तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। अगले ट्यूटोरियल में हम अगला टॉपिक लेंगे, वो होगा फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो भी क्राफ्ट वहाँ पे मिले हैं तो उनका प्रोडक्शन कहाँ होता था। और इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन को वॉच करने के बाद इसका जो नोट्स ट्यूटोरियल वाला वीडियो है वो भी वॉच कर लीजिएगा। सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।